नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात की जाए राम मंदिर चंदा चोरी की, तो मामले में ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान को ट्रस्ट में शामिल कर लेते तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से मंगलवार 30 जून को जेल के अंदर करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनके बयान भी दर्ज किए। और आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि अब तक इस मामले में जितनी नकदी बरामद हुई है, उनमें सबसे ज़्यादा रकम अकेले अविनाश शुक्ला के पास से मिली है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अदालत को बताया था कि सभी आरोपियों के पास से कुल 79.84 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ी रकम अविनाश शुक्ला से बरामद हुई थी। इसी वजह से अयोध्या पुलिस ने अविनाश से पूछताछ करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। अदालत से इजाज़त मिलने के बाद पुलिस ने जेल पहुंचकर उससे लंबी पूछताछ की। आज की पूरी पूछताछ का केंद्र सिर्फ अविनाश शुक्ला ही रहा। तो सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला भी अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की तरह आउटसोर्स कर्मचारी था। इसके बावजूद उसके पास से सबसे ज़्यादा नकदी मिलने से पुलिस को कई सवालों के जवाब तलाशने थे। पूछताछ के दौरान पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि उनसे इतनी बड़ी रकम कैसे बरामद हुई है, कैसे इतनी बड़ी रकम को चुराया गया, क्या पैसा उसे किसी ने दिया, चोरी में उसकी भूमिका क्या थी, इस वारदात में और कौन कौन लोग शामिल थे, चोरी कब से हो रही थी और पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया जाता। इसके अलावा भी पुलिस ने कई अहम सवाल पूछे और भी दर्ज किए। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या राम मंदिर कथित चंदा चोरी मामले को लेकर बीजेपी, यूपी और केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए तंज कसा। इस पर अब दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन सैयद फरीद अहमद निज़ामी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं क्या ही बोलूं, लेकिन अगर नाहक किसी का घर तोड़ा जाए तो यह बहुत बड़ा गुनाह है, बशर्ते कि इंसान उस बात को समझे। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे मामले में गड़बड़ी की SIT जांच लगातार चल रही है। कथित गबन की जांच अब वित्तीय ऑडिट स्टेज में पहुंच गई है। अयोध्या पुलिस ने उन 7 बैंकों से पिछले 5 वर्षों के बैंकिंग रिकॉर्ड मांगे हैं, जहां गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट संचालित हैं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अगर ट्रस्ट में गलती। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, राम मंदिर चंदा गबन का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। अब इस बीच चंपत राय की बात करें तो उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, उन्होंने इस्तीफा अपना यहाँ पर दे दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस कलंक के साथ मैं अयोध्या से बाहर नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो ट्रस्ट है उसमें किसी मुसलमान को शामिल कर लेते तो शायद इस तरीके की घटना घटित ना होती। कैसे देख रहे हैं? नहीं, जो आखिरी वाली जो आपने लाइन कही है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, मुझे लगता है अगर कोई
ट्रस्ट में कोई मुसलमान, कोई अब्दुल अगर होता ना, तो भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, संघ, चंपत राय, ये पूरी मंडली बच जाती अपने आप, क्योंकि ये सारा का सारा मामला उन्हीं के सर मर दिया जाता, अब्दुल के सर मर दिया जाता कि ये मुसलमान था, इन्होंने चोरी किया। मुझे लगता है कि ये कसर शायद इनके अंदर रह गई होगी। EIMI जो कह रहे हैं उनके अध्यक्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये पूरी ट्रस्ट इस बात को अब पछता रही होगी कि काश उस समय हम किसी अब्दुल को रख देते तो आज हम सब बच जाते। खैर, हास्यास्पद तरीके से इस चीजों को नहीं लेना चाहिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है। आपने कहा कि चंपत राय कह रहे हैं कि मैं कलंक लेके अयोध्या नहीं छोड़ूंगा। देखो, कलंकित तो आप हो चुके हो, और ऐसा कलंक है जो इस समय 80 करोड़ सनातनी जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनके चेहरे पे और उनके जुबान पे आपका नाम है, और नाम ये लिया जा रहा आप चोर हो। तो ये बड़ा कलंक हो गया। 500 सालों तक जिसने भी इस मंदिर को बनने की कल्पनाएं करी और अपनी आंखों से देखने के भर के लिए पूरे जीवन जीते रहे, कुछ तो ऐसे थे जो लड़ाई लड़के चले गए, उनके प्राण चले गए, लेकिन वो मंदिर बनता हुआ नहीं देख पाए। लेकिन सौभाग्य कि हम आप लोग सब बनता हुआ मंदिर देख रहे हैं, और ऐसे में आस्था पे चोट पहुंचा देना और ये सब कर देना, आप कलंकित तो हो गए हो, आप इस कलंक से नहीं बच सकते हो। अभी हुआ क्यों ये समझिएगा। अब कल जिस तरीके से अयोध्या बार एसोसिएशन ने जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट किया और उनकी एक मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे का या 48 घंटे का कोई ऐसे सादा अल्टीमेटम उन्होंने दिया है कि ये जो नाम है अनिल मिश्रा और चंपत राय, 3-4 नाम और हैं, गोपाल राय, कि ये लोग अयोध्या छोड़ दें, हमारी इसमें बिल्कुल ना रहें। और आज इस समय जो अभी मैं बात कर रहा था किसी से, तो ये हो रहा था अयोध्या में आज का जो माहौल है बड़ा शांत, सूना सूना है। मंदिर में कल से श्रद्धालुओं का जाने की जो संख्या थी वो कम हो गई है, चढ़ावे की जो धनराशि है वो आधी हो गई है। तो ये कल्पना हम लोगों ने नहीं करी थी कि इन चोरों के वजह से आपके हमारे आस्था पे इतना बड़ा ठेस पहुंचेगा। अब बात आ जाती है कानून की। SIT जिस तरीके से काम कर रही थी उस पे इतना संदिग्ध हो चुका है, इतना अविश्वसनीय हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई गई है। तो इससे सबसे बड़ा जो संदेह है वो गहराता जाता। लेकिन हम कहते हैं ना कि जिस तरीके से जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कई मरतबा इस बात को कहा, और उनके ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने कई बात को कहा कि मंदिर में अति आधुनिक CCTV कैमरे, सुरक्षा के मेटल्स और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो लगाए जाएंगे, और लगाए भी गए। ये मेरे ख्याल से मोटा मोटा जो आंकड़ा है 200 करोड़ का है। इतना खर्च इन्होंने आधुनिक साज सज्जा और CCTV कैमरे और इन सुरक्षा के मेटलों पे करा गया है। ऐसे में चोरी अगर आप कर रहे हो तो पकड़ी जाएगी आपकी। अगर आपने देखा होगा कल से अब तक सोशल मीडिया पे छोटे छोटे चंक निकल के आ रहे हैं चोरी करते हुए। अब आप बच नहीं सकते हो किसी तरीके से। क्या ये चीजें SIT ने सारी चीजें सम्मिलित की? अगर की तो वो पूरी की पूरी जो इन्होंने डाटा बनाया है, कुछ डिजिटल डाटा के तौर पे भी इन्होंने इकट्ठा करा है SIT ने, और 7-8 पन्नों की एक जो पेज है वो भी उन्होंने दी है। तो मुझे लगता है पब्लिक को बताना चाहिए और जनता को, हर एक को पता होना चाहिए कि इसमें चोर है कौन। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पब्लिक को ये जानने का अधिकार भी है, क्योंकि राम मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये केवल एक चोरी का विषय नहीं है, बल्कि भावनात्मक तौर पर अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो कई लोगों की आस्था पर गहरा प्रतिघात यहाँ पर किया गया है, और यही वजह है कि इस मामले ने इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। और अब तो दूसरे जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया निकल कर सामने आने लगी है। कोई इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहा है, या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चंपत राय, जिनके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं, उनके खिलाफ कोई FIR में जिक्र नहीं किया गया था, जिसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि करता धरता वही है और उनका ही नाम FIR से नदारद देखने को मिल रहा था। इसके अलावा कई ऐसे लोग जो कि वहाँ पर
कार सेवक के रूप में कार्य कर रहे थे, उन पर भी गाज गिरी है। तो कई तरह की चीज़ें यहाँ पर निकलकर सामने आई है। एसआईटी जांच में क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है ये भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो अगर बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म और जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका है। साहिल, बिल्कुल आप कह रहे हो। देखो, मैं दिल से ही डिमांड करूंगा कि ये जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक ना हो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अगर वो सार्वजनिक हो जाती है और हम आप सब लोग पढ़ लेते हैं, जितने भी आस्थावान में राम श्री प्रभु के प्रति जितने भी आस्थावान है, वो मुझे लग रहा है उनका डगमगा जाएगा इस चीज को लेके। नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अभी आपने कहा कि दूसरे धर्म के लोग भी चटकारे ले रहे हैं और इसमें आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल सही है, आवाज उठानी चाहिए। और मैं एक बात इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा, ये आजाद भारत का पहला ऐसा मामला है, घोटाला है, जिसमें ये लोग पाकिस्तान कनेक्शन नहीं जोड़ पाए और इसमें किसी अब्दुल का नाम भी नहीं जोड़ पाए, कुछ नहीं मिला इनको। ये सारा का सारा जो लड़ाई, जो चोरी का जो ढेंगरा है, इन्हीं के सर पे आगे फूट रहा है। अब वो कहते हैं कि देखो, इस पूरे मामले में जो इनके पक्ष में बोलने वाले थे, इनके पक्ष में वोटों की अपील करने वाले थे, धीरेन्द्र शास्त्री का भी कड़ा बयान आया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद तो बोल ही रहे हैं। राम भद्राचार्य से लेके कितने आप उंगलियों पे अगर नाम गिनाओ, और जो कार सेवक के तौर पे जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया बिना कटियार, ऐसे ऐसे भाजपाई, खाटी के भाजपाई, वो खुद ही नाराज हैं, वो खुद इस बात को कह रहे हैं। और अच्छी बात है, भाजपा के लोग भी इस पक्ष में नहीं है, क्योंकि आप किसी भी अगर दूसरे भाजपा के किसी भी नेता से अगर बात करो तो वो दुखी है, इस मुद्दे को लेके बड़ा दुखी है और वो बोलने को बिल्कुल राजी नहीं है। अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे में एक मंच पे सबको आ जाना चाहिए और जितने भी चोर हैं उनको बाहर पकड़ पकड़ के उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जग देखे, ताकि किसी भी मंदिर में ये लोग इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करें। अब दूसरी बात, जिस तरीके से कहते थे कि भाई अयोध्या तो अभी झांकी है, यमुना काशी बाकी है। अगर यमुना काशी में अगर इस तरीके की कॉरिडोर, इस तरीके के आधुनिक अगर जब मंदिर बनेंगे, तो अब लोग ज्यादा रुचि लेंगे नहीं कि भैया खुदा न खास्ता कल वहां पे भी मंदिर बन जाएगा, वहां पे भी लोगों की आस्था बढ़ेगी, वहां पे भी चढ़ावा हो, उसको भी आप चोरी कर लोगे, क्या गारंटी है इस बात को लेके। तो इस तरीके की जो आम, अगर किसी चाय की दुकान पे भी अगर आप बैठो, बाजार में भी अब जाओ, तो ये चीजें आम चर्चाओं में आ चुकी हैं। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई हैं। इस बीच AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का जो बयान सामने आया है, उसने एक बार फिर इस पूरे मामले में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो ट्रस्ट है उसमें अगर किसी मुसलमान को शामिल कर लिया होता तो शायद ऐसा ना होता। तो राम मंदिर चंदा चोरी मामले में SIT की जांच भी लगातार जारी है। कई चीज़ें निकलकर अब तक जांच में सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला अभी भी गरमाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर ड्रोन हमला देखने को मिला है। क्वेटा की इमारत पर अफगानी ड्रोन गिरा। ड्रोन हमले के बाद तालिबान का बड़ा दावा भी सामने आया। ISIS के ठिकानों पर तालिबान ने यह हमला किया है। पाकिस्तान के पेशावर में भी अफगानी ड्रोन का कहर देखने को मिला है। तो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का अफगानिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अफगान सेना ने कल देर रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में घुसकर एयर स्ट्राइक की। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। दावा किया गया है कि उनके निशाने पर इस्लामिक स्टेट से जुड़े इस्लामिक स्टेट खोरासान के अड्डे थे। पाकिस्तान ने सोमवार की रात अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में एयर स्ट्राइक की थी। तालिबान शासन के मुताबिक हमलों में 36 आम नागरिकों की मौत हुई थी। इसी के जवाब में 30 जून देर रात 11 बजे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा प्रांत में जवाबी एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके जानकारी दी कि बलूचिस्तान के पिशनी जिले के सरनान बाजार इलाके में जिस इमारत पर अफगान सेना ने ड्रोन स्ट्राइक की थी वो वैश्विक आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट खोरासान और उपद्रवी एवं भ्रष्ट नेटवर्क का ज्वाइंट कैंप था।
उधर पाकिस्तान से सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये स्ट्राइक जिस इमारत पर हुई थी वो असल में एक स्कूल था जहां पर अफगान सेना के पूर्व सैनिक रहते थे और अफगान सेना के हमले में 3 पूर्व सैनिक घायल हुए हैं। असल में ये पूर्व सैनिक अहमद मसूद जूनियर की नेशनल रेजिडेंस फ्रंट में तालिबान के टेक ओवर के बाद शामिल हो गए थे और पाकिस्तान ने इन्हें 2023 में पनाह और कैंप दिए थे। अफगानिस्तान बीते कई साल से सबूत पेश करता रहा कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और आईएसकेपी इकट्ठा अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं और आईएसआई ने इनकी जॉइंट ब्रिगेड बनाई है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज 1 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने तंज कसा। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर राजभर ने लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। बहुत सोचा कि आपको उपहार में क्या दूं। आप ठहरे बड़े घर के बेटे, पिताजी पूर्व सीएम और रक्षा मंत्री रहे, आप खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आलीशान बंगलों में जीवन गुजरा है, हम भला क्या ही दे सकते हैं आपको। उन्होंने लिखा कि मगर उम्र और अनुभव में बड़ा होने के नाते एक बेशकीमती सलाह हम आपको दे सकते हैं। इस सलाह को ही जन्मदिन पर मेरी तरफ से उपहार मानिएगा। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली ज़िंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए। एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। राजभर ने लिखा कि हालत से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियों भी ना पिए, गैर यादव, पिछड़ों, गरीबों, दलितों, वंचितों और समाज के हर वर्ग के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होइए। नए उत्तर प्रदेश को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बस खाली एसी में बैठकर एक्स हैंडल पर खेत किसान मेड़ पगडंडी वाला वीडियो मत देखते रहिए, खेत में जाकर खुद किसानी समझिए। उन्होंने लिखा कि हाँ, ये हो सकता है कि शुरू में मेड़ पगडंडी पर चलते चलते आपका पैर मुंचक जाए, कांटा धंस जाए, ऊपर से घाम भी लगेगा और पसीने में तर भी हो जाएंगे, लेकिन लगातार कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन गांव की राजनीति से प्रदेश की राजनीति का असली रास्ता भी समझ में आ ही जाएगा। तो अखिलेश बाबू, ज़मीन से जुड़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए मेड़ पर गोड़ रगड़ना ही पड़ता है। हमसे सीख लीजिए। 48 डिग्री में भी गांव-गांव घूमता हूं। वहीं ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने भिंड के एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई 27 जुलाई पर पटवारी की मौजूदगी हर हाल में सुनिश्चित की जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब जीतू पटवारी के बयान और राजनीतिक गतिविधियां हर जगह दिखाई दे रही हैं तो पुलिस उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही। 4 मई 2024 को भिंड के उमरी थाने में पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। दरअसल ये पूरा मामला साल 2024 के लोकसभा प्रचार के दौरान का है। आरोप है कि जीतू पटवारी ने बसपा के तत्कालीन उम्मीदवार देवाशीष जरारिया पर भाजपा को से सांठगांठ करने का सार्वजनिक आरोप लगाया था। इसके बाद 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी पुलिस थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और अन्य धाराओं में उनके खिलाफ यानी कि जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को जीतू पटवारी को अदालत में पेश होने का समन भेजा था। तय तारीख पर उनके उपस्थित न होने और लगातार अदालती कार्रवाई से दूरी बनाए रखने के कारण कोर्ट को यह कड़ा रुख अपनाना पड़ा। अब सभी की निगाहें भिंड पुलिस प्रशासन पर टिकी हैं कि वो आगामी तारीख पर अदालत के आदेशों का किस तरह अनुपालन करता है। तो जीतू पटवारी के खिलाफ जिस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है वो लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ा हुआ है। दरअसल भिंड के उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी अशोक गुप्ता की शिकायत पर पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष पर भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीएसपी नेता अशोक गुप्ता ने उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं हरियाणा के अंबाला जिले के धनौरा गांव में बोरवेल में गिरे 4 वर्ष के बच्चे निर्भय को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बच्चे को बाहर निकालने के लिए 21 घंटे तक अभियान चला। बाहर निकालने के बाद बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ऋषिपाल ने IANS से बातचीत में बताया कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑपरेशन के दौरान आप में से कई लोग सुबह से ही रेस्क्यू वाली जगह पर मौजूद थे। कई घंटों की लगातार कोशिशों के बाद बच्चे को आखिरकार बाहर निकाला गया और तुरंत इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भेजा गया। रेस्क्यू वाली जगह पर ही हमने देखा कि बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी। जब उसे अस्पताल लाया गया तो हमने ECG किया, जिससे पुष्टि हुई कि बच्चे की मौत हो चुकी थी। अब शव को मॉर्चरी में भेज दिया गया है। NDRF, SDRF और भारतीय सेना के संयुक्त ऑपरेशन के बाद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका। NDRF के असिस्टेंट कमांडेंट अनिल कुमार ने IANS से बताया कि जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे बड़ी चुनौती ये थी
कि बच्चा पानी में डूबा हुआ था। एक और बड़ी चुनौती बोरवेल की गहराई थी। बच्चा बोरवेल के अंदरूनी दीवार से बुरी तरह फंसा हुआ था। बच्चे के शरीर और बोरवेल की दीवार के बीच लगभग कोई जगह नहीं थी, यहाँ तक कि उसके हाथ और दीवार के भी बीच इतनी जगह नहीं थी। मृतक निर्भय के चाचा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन ने हमें पूरा सहयोग दिया। गांव वालों, पुलिस, सेना और सभी रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन के दौरान हमारी मदद की। गांव वालों ने भी पूरे दिल से सहयोग किया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह बिजनेसमैन वाले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट हाउस में रहते हुए उन्होंने पिछले 1 साल में क्रिप्टो करेंसी से इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया है कि उनकी कमाई अरबों डॉलर तक पहुंच गई है। ट्रंप ने साल 2025 में अपनी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अपने इन्वेस्टमेंट से करीब 1.2 अरब डॉलर की कमाई की। भारतीय करेंसी में ये रकम 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक बैठती है। ये जानकारी मंगलवार 30 जून को अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी किए गए दस्तावेजों में सामने आई। बता दें कि अमेरिका में 1978 में बने एक कानून के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अपनी कमाई और अपनी संपत्तियों की जानकारी देना जरूरी होता है। 900 से ज़्यादा पन्नों के इन दस्तावेजों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की स्टार्टअप कंपनी से जुड़े होने के कारण लगभग 55 करोड़ डॉलर मिले। ट्रंप परिवार ने ऐसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को अपना सपोर्ट दिया है और अपना नाम भी इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। ये प्लेटफॉर्म सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी WLFI लॉन्च की। इसकी पहली बिक्री से 55 करोड़ डॉलर जुटाए गए। बता दें कि अप्रैल 2025 में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च किया था। स्टेबल कॉइन ऐसी डिजिटल करेंसी होती है जिसकी कीमत किसी पारंपरिक मुद्रा से जुड़ी होती है। इस मामले में इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर से जुड़ी है। ट्रंप की आय से जुड़े दस्तावेजों ने यह भी बताया गया है कि उन्हें ट्रंप नाम की क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लाइसेंस समझौते के तहत 63.5 करोड़ डॉलर की रॉयल्टी भी मिली है। ये क्रिप्टो करेंसी जनवरी 2025 में उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से कुछ घंटे पहले लॉन्च की गई थी। फोर्ब्स के अनुसार क्रिप्टो कारोबार में ट्रंप की गतिविधियां ही उनकी निजी संपत्ति में भारी बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह है। उनकी कुल संपत्ति 2024 में 2.3 अरब डॉलर थी, जो 2026 तक बढ़कर 6.5 अरब डॉलर हो गई है। वहीं उमस भरी गर्मी से परेशान उत्तर भारत के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश में एंट्री के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की दहलीज पर मानसून पहुंच चुका है, लेकिन मानसून के घने बादलों के पहले ही प्री मानसून बारिश होने लगी है। नोएडा, गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में आज सुबह के वक्त बारिश देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान ऐसे ही बारिश का मौसम रहने की संभावना है। कई जगहों पर बिजली की चमक के साथ बादलों की गरज भी रहेगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 1 जुलाई के दौरान बरसात होने का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 से 6 जुलाई के दौरान बारिश होने का अलर्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 से 3 जुलाई और 3 से 5 जुलाई के दौरान बारिश होने का आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में 6 जुलाई तक कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 2 से 6 जुलाई के दौरान बरसात होने का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के इलाकों में बारिश की संभावना है। दिल्ली में 1 से 6 जुलाई तक बारिश का मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बुधवार को चलेंगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे। पूरे हफ्ते ऐसा ही मौसम बना रहेगा। उत्तराखंड में भी मानसून पहुंच चुका है। यहाँ 2 से 6 जुलाई के दौरान बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 2 से 6 जुलाई के दौरान धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। हिमाचल में शिमला, मनाली का मौसम भी बदला है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार ने रायतू भरोसा योजना के तहत कुल 9,000 करोड़ की राशि जारी करने का निर्णय लिया है, जिसे अगले 9 दिनों के अंदर किसानों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। सरकारी जानकारी के अनुसार इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 73.32 लाख पंजीकृत किसानों को मिलेगा। योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण में 41.37 लाख किसानों के खातों में 2,482.02 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। सरकार का कहना है कि पूरी राशि चरणबद्ध तरीके से तय समय सीमा के भीतर किसानों तक पहुंचाई जाएगी। रायतू भरोसा योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 12,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये सहायता कृषि निवेश को मजबूत करने और खेती की लागत को कम करने के उद्देश्य से दी जाती है। राज्य में बारिश की कमी और संभावित सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो सरकार की तरफ से सुझाई गई 7 उच्च उपज धान की किस्मों की खेती करें। साथ ही किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए सही बीज चयन की सलाह भी दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए।